नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश कराना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट मेरठ में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल SI, दिल्ली पुलिस, यूपी SSC पैट, SSC और ARO आदि के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए, अभी तक अब अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 सितंबर। देखिए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ओजोन के क्षरण को रोकना। ओजोन गैस के क्षरण को रोकना। देखिए दोस्तों, हमारे वायुमंडल में एक परत है समताप मंडल, और समताप मंडल में एक परत है जिसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी के 5 मंडल हैं। पहला मंडल आता है इसका क्षोभ मंडल, और दूसरा मंडल जो आता है वो आता है समताप मंडल। और इस समताप मंडल को ही ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें ओजोन गैस की अधिकता है। इस मंडल में ओजोन गैस की अधिकता है। अब ये ओजोन जो परत है ये करती क्या है? देखिए, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, या इनको अल्ट्रावायलेट किरणें बोल देते हैं। पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है ओजोन परत। पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं, पृथ्वी पर छन जाती हैं, तो इससे मानव जीव को, सभी जीवों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे जीवों में त्वचा कैंसर हो जाता है, कुछ जीवों में अंधापन हो जाता है, और जो परवाल भित्ति हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। किसकी वजह से? पराबैंगनी किरणों की वजह से। और आने से कौन रोकती है? समताप मंडल, यानी कि ओजोन गैस। ठीक है, इसीलिए ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि पृथ्वी पर वायुमंडल में फैलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं उनको कम किया जा सके, ताकि ओजोन का क्षरण ना हो, ओजोन का क्षरण कम हो सके, ओजोन नष्ट होने से बच सके। ठीक है, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। बात करें दोस्तों कि पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? देखिए, आपको बता दूं, एक संस्था है जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। यूएनओ के द्वारा 1994 में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। लेकिन पहला विश्व ओजोन दिवस जो मनाया गया वो 1995 को मनाया गया। 16 सितंबर 1995 को पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस 2023 की जो थीम थी, ओजोन परत को ठीक करना, ओजोन के क्षरण को रोकना। ओजोन परत को ठीक करना और ओजोन क्षरण को
रोकना, ये थीम रही है 2023 की। तो इसका जो सही आंसर है, ध्यान रखना दोस्तों, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। बात करते हैं 14 सितंबर। देखिए ऑप्शन में 14 सितंबर है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ओजोन, ओजोन गैस का सूत्र क्या है? तो ओजोन गैस का सूत्र है O3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट जारी किया है? देखिए, निपाह वायरस हाल ही में किसी राज्य में दस्तक दे चुका है, तो वहां की सरकार ने अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं इससे बचने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो क्या सही होना चाहिए दोस्तों? कमेंट भी करते रहें, बाद में कमेंट भी चेक करूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है केरल। देखिए, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि निपाह वायरस से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको अपनाओ, सुरक्षा अपनाओ, ठीक है। बात करें निपाह वायरस की, तो निपाह वायरस चमगादड़ जनित रोग है। कहने का मतलब है कि इस रोग का, इस निपाह वायरस का जो वाहक है वो चमगादड़ होती है। वाहक क्या है? चमगादड़ होती है, यानी कि चमगादड़ इसका फैलने का कारण है। कहीं कहीं यह सुअर के माध्यम से भी फैलता है, यानी कि चमगादड़ और सुअर दोनों इसके वाहक हो सकते हैं, लेकिन जो पहले फर्स्ट प्योरिटी है वाहक की, वो किसको है? चमगादड़ को है। बात करें कि पहली बार निपाह वायरस कब आया था? देखिए, पहली बार निपाह वायरस 1999 में पाया गया था। सर्वप्रथम मलेशिया देश में, यानी कि निपाह वायरस ने जब विश्व में दस्तक दी थी तो पहली बार 1999 में कहा था, मलेशिया में पहली बार आया था। और दूसरी बार जो फैला था 2001 में बांग्लादेश में। 2001 में बांग्लादेश में फैला था। और जब पहली बार भारत में इसने दस्तक दी थी तो 2018 में इसने भारत में दस्तक दी थी। और भारत में पिछली बार भी जो फैला था यह केरल में ही फैला था, ठीक है। और इस बार भी कहां आया? केरल में आया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केरल में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस राज्य का नाम बदलने के लिए वहां की विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो देखिए, सही आंसर क्या है इसका? केरल। केरल सरकार ने, वहां की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है और विधेयक में कहा है कि हम अपने राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, यानी कि केरल की जगह हम इसका नाम करना चाहते हैं केरलम। क्या करना चाहते हैं? केरलम। और यह फैसला वहां की विधानसभा ने क्यों लिया, वहां के मुख्यमंत्री ने क्यों लिया? इसलिए क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन तेलुगु और मलयालम ग्रंथ हैं, तो
तो ग्रंथों में जो नाम मिला है वो केरलम ही मिला है। यानी कि जो तमिल भाषा और मलयालम भाषा के जो ग्रंथ हैं उसमें केरलम मिलता है, तो वहां की सरकार ने फैसला कर लिया कि इसका नाम क्या रखेंगे, केरलम रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा राज्य का नाम बदलने के लिए क्या शक्ति इसके राज्य सरकार के पास है या किसके पास है? देखिए ये भी विशेष है, ध्यान रखना। देखिए राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति है वो केवल संसद के पास है। भाई राज्य का जो नाम बदल सकती है वो संसद बदल सकती है। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की विधानसभा जो है वो केवल संसद से सिफारिश कर सकती है नाम बदलने की। ठीक है, अब संसद को नाम बदलने की शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। भाई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में केरल राज्य का नया नाम रखा गया है या केरल राज्य का नाम बदला गया, तो बदल के क्या गया, केरलम क्या गया। किस अनुच्छेद के तहत केरल राज्य का नाम संसद द्वारा बदला गया है या नया नाम रखा गया? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ये एक साधारण बहुमत बनाएगी संसद, ठीक है, और उस साधारण बहुमत को पास करा के इसका नाम केरल से केरलम कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पेप्सिको कंपनी ने असम राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस संयंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो देखिए पेप्सिको कंपनी है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 878 करोड़ रुपए, 778 करोड़ रुपए, 748 करोड़ रुपए, 578 करोड़ रुपए। तो क्या है, कमेंट करते रहिए, देखते रहेंगे। पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं। देखिए पेप्सिको कंपनी जो है ये फूड प्रोडक्ट कंपनी है। फूड प्रोडक्ट कंपनी है, फूड प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स है, 7 अप कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, और ड्यू है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक सारी चीजें बनाती है कौन सी, पेप्सिको कंपनी। तो यही संयंत्र खोला जाएगा कहां, असम में। अगर बात करें असम के किस स्थान पर खोला जाएगा, तो असम में एक शहर है जिसका नाम है नलबाड़ी। तो असम के नलबाड़ी स्थान पर पेप्सिको द्वारा एक नया फूड प्लांट खोला जाएगा। ये शहर का नाम भी ध्यान रखना। एक नया क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में पेप्सिको ने असम के किस शहर में अपना नया फूड प्लांट खोला है? तो नलबाड़ी में खोला जाएगा। निवेश कितना करेगी? 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बात करते हैं पेप्सिको कंपनी की। तो पेप्सिको कंपनी की जो स्थापना है वो 1893 में है। 1893 में पेप्सिको कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसका जो नाम था वो पेप्सिको नहीं था, इसका उस समय नाम था पेप्सी कोला। पेप्सिको कंपनी की जो स्थापना है वो 1893 में पेप्सी कोला कंपनी के नाम से हुआ था, लेकिन 1961 में इस कंपनी का नाम पेप्सिको कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पेप्सिको इसका नाम कर दिया गया। बात करते हैं पेप्सिको कंपनी के हेड ऑफिस की। तो इसका हेड ऑफिस कहां है, इसका मुख्यालय का? इसका हेड ऑफिस है परचेस, न्यूयॉर्क, यूएसए, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में परचेस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बात करें इसके एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पी लूं। बात करते हैं इसके सीईओ की।
इसके सीईओ हैं रेमन लागुटा, रेमन लागुटा। ठीक है, तो ध्यान रखना पेप्सिको द्वारा असम के नलबाड़ी में एक नया संयंत्र खोला जाएगा और इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, 778 करोड़ रुपए। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये निर्यात गलत आया है, निर्यात की जगह है व्यापारिक। ठीक है, तो भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। देखिए, भारत और बांग्लादेश दो सहयोगी बड़े भागीदार व्यापारिक देश बन गए हैं। ठीक है, और अगर बात करें, बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से 7 प्रोडक्ट निर्यात करने की भी जो है समझौता किया है, यानी कि उससे एक तरह से समझौता क्या है कि बांग्लादेश को कुछ नए 7 प्रोडक्ट भारत से लेने हैं, भारत से आयात करने हैं, तो इसके लिए भी समझौता हो गया है। ठीक है, बात करें बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोगी भारत तो बन गया, लेकिन बांग्लादेश के बाद कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, तो देखिए इसके बाद दूसरा देश आता है नेपाल। नेपाल दूसरा व्यापारिक भागीदारी देश है। तीसरा आता है श्रीलंका, चौथा आता है पाकिस्तान, और पांचवा आता है भूटान, और छठा देश आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये बांग्लादेश के सबसे बड़े भागीदारी देश हैं, और पहले नंबर पर ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश दो व्यापारिक सबसे बड़े देश भागीदार बन गए हैं। चलिए बात करें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल। कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए, तो अशोक लीलैंड एक कंपनी है, और कैसी कंपनी है? ये ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है कि ये वाहन निर्माता कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी है, वाहन बनाती है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक समझौता किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है कि अशोक लीलैंड कंपनी जो है एक बस प्लांट, वाहन प्लांट स्थापित करेगी। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बस प्लांट खोला जाएगा। बात करें अशोक लीलैंड कंपनी इस प्लांट के लिए, बस प्लांट के लिए कितने करोड़ का निवेश करेगी, तो ये भी एक नया क्वेश्चन बनता है। तो कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो 1000 करोड़ रुपए का यहां पे निवेश करेगी, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार
आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेगी, वहां पे प्रतिमा लगाएगी। और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस शहर में, एक नया क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है या लगाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको शहर का नाम है ओंकारेश्वर। शहर का नाम है ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर जो है ये आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है। आदि शंकराचार्य की क्या है, ज्ञान स्थली है। यानी कि आदि शंकराचार्य जब घर छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे तो कहां गए थे, ओंकारेश्वर नामक स्थान पे गए थे। तो ओंकारेश्वर में ही इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बात करते हैं कि ओंकारेश्वर में जो इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी उसमें इनको किस आयु का दर्शाया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो 12 वर्ष की आयु उसमें आदि शंकराचार्य जी की दर्शाई गई है। क्योंकि दोस्तों बता दूं, जब आदि शंकराचार्य घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे तो ये 12 वर्ष की अवस्था में घर से निकल चुके थे। और 12 वर्ष की अवस्था में ही कहां पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर नामक स्थान पर पहुंचे थे जहां इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इसको कहा जाता है इनकी ज्ञान स्थली। बात करें दोस्तों, इनकी प्रतिमा बनाई कहां जा रही है, प्रतिमा का निर्माण कहां हो रहा है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तिकार कौन है, यानी कि प्रतिमा को बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मूर्तिकार हैं भगवान राम। जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है भगवान राम और ये सोलापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं। ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। अच्छा, बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही इसका जो अनावरण किया, यानी कि इनके द्वारा जो शुभारंभ किया गया और इनके द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ऑप्शन है जोसन रंजन, राहुल नवीन, रजनीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, राहुल नवीन। अभी हाल ही में राहुल नवीन ने ईडी के डायरेक्टर का पद संभाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो राहुल नवीन है ये केवल कार्यवाहक ही डायरेक्टर बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए, कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब समझते हो कि ये परमानेंट के लिए नहीं है, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं, ये कुछ दिन के लिए बनाए गए। हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए भी हो सकते हैं। तो ये कार्यवाहक है और इनकी जगह फिर जो नए बनाए जाएंगे वो पूरे कार्यकाल के लिए बनाए जाएंगे। अच्छा, बात करें ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 6 से 65, यानी कि 6 या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि जो भी इनमें पहले पूरा होगा। यानी कि जो भी ईडी का निदेशक डायरेक्टर बनेगा वो या तो 6 साल के लिए रहेगा या कार्यकाल से पहले अगर उनकी एज 65 वर्ष पूरी हो गई तो एज के अनुसार हट जाएंगे। तो जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाएगा, चाहे कार्यकाल चाहे उनकी एज, तो उसी आधार पर उनको हटा देंगे। बात करें दोस्तों ईडी होती क्या है, ईडी एक कैसी संस्था है, तो ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसका काम क्या होता है ईडी का, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय इसको हिंदी में बोला जाता है। इसका काम क्या है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ जांच करना, उन पर शिकंजा कसना। यानी कि जो लोग 2 नंबर से, रिश्वतखोरी से, ठीक है, 2 नंबर के कामों से, चोर
चोरी बाजारी से जो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, आय अपनी डबल कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जांच करना इसका काम है। किसका? ईडी का। ठीक है, चलिए दोस्तों। अच्छा, रजनीश कुमार कौन है? ये रजनीश कुमार जो है एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नहीं है, अध्यक्ष पूर्व है। अच्छा बताइए, कमेंट करके बताइए कि एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इतना पानी पी लेता हूं, बताइए कौन सही बताएगा। तो कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? कौन है? दिनेश कुमार खरे। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए बात करें दोस्तों ईडी की। ईडी के डायरेक्टर तो हो गए, अब ईडी की स्थापना कब हुई थी? ईडी की स्थापना की बात करें तो ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1948। 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय चेन्नई में है। मुख्यालय कहां है इनका? चेन्नई में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल ने हाल ही में अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। तो तमीम किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों, तमीम ने कुछ समय पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने संन्यास लेने का जो फैसला है वो बदल दिया है। अब ये संन्यास नहीं लेंगे। तो पूछा गया है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों बांग्लादेश। देखिए तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, है ना। इन्होंने पहले जो संन्यास का फैसला ले लिया था, लेकिन अब इन्होंने फैसले को बदल दिया। बात करें तमीम की तो तमीम 28 शतकों के साथ 15,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है श्रमिक पोर्टल, प्रवासी पोर्टल, अतिथि पोर्टल या अतिथि देवो भव पोर्टल। बताइए कौन बताएगा किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही क्या है इसका? सॉरी, अतिथि पोर्टल। सही आंसर क्या है इसका? अतिथि पोर्टल। ठीक है, किसने किया है? केरल राज्य सरकार ने किया है श्रमिकों के लिए। प्रवासी श्रमिक कौन होते हैं? ये प्रवासी श्रमिक वो हैं जो राज्य में काम करने के लिए आते हैं, अस्थायी निवासी होते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। मजदूरी करने के लिए आते हैं, ठीक है, प्रवासी श्रमिक। अच्छा, इनके लिए सरकार ने ये पोर्टल क्यों जारी किया गया, है ना, क्यों किया? देखिए अभी पहले आपको बता दूं, अभी हाल ही में केरल में एक घटना घटित हुई। उस घटना में 5 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में पता लगा, जांच करने के बाद पता लगा कि कोई प्रवासी श्रमिक हैं, या मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, दूसरे राज्य के आए हुए हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, और उनके द्वारा इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है। ठीक है, तो बाद में उन श्रमिकों को पकड़ भी लिया गया। ठीक है, पता लग गया किसने किया है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया
कि जो भी अब केरल में प्रवासी मजदूर आएंगे, बाहर से, बाहर राज्य से काम करने के लिए आएंगे, उन्हें सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना पड़ेगा? उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा। किस पोर्टल पर? अतिथि पोर्टल पर पंजीकरण कराओ। कहां के निवासी हो, क्या नाम है, ठीक है, आपकी आईडी नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी डिटेल इसमें भरी जाएगी। अब कोई ऐसी घटना होती है तो प्रवासी श्रमिकों की जांच होगी। इस पोर्टल पर पता लगाया जाएगा कि कौन श्रमिक किस जगह काम कर रहा है, ठीक है, कहां का है, नाम क्या है, तो सारी डिटेल कहां आएगी उसकी? अतिथि पोर्टल पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो क्या है? अतिथि पोर्टल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहां एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। भोपाल, लखनऊ, जयपुर, शिमला। तो कहां है इसका? कमेंट करिए, कमेंट करके बताते रहिए। तो क्या है इसका दोस्तों? शिमला। ठीक है, शिमला इसका सही उत्तर है। एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया? शिमला से किया गया। शिमला क्या है? आपको, आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, क्या? शिमला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक तो शिमला और दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है और शिमला से एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल को लॉन्च किया गया। अच्छा, इस एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल पे होगा क्या? तो देखिए, कई राज्यों में ऐसी योजना लागू है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है ना। योजना क्या है? देखो, पहले क्या होता था, पहले लोग बिजली घरों पे जाते थे बिजली का बिल जमा करने, लंबी लंबी कतारें होती थी, उसमें लगे रहते थे 1 घंटा 2 घंटा, तब जाके बिजली का बिल जमा होता था। लेकिन अब यह सुविधा कई राज्यों में हो चुकी है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं था, तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां भी इस योजना को लागू करके वहां की जनता को लाभ दे दिया कि आप अब घर बैठे अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? वो शिमला हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो ऑप्शन देखते हैं। मलिक अलवी, हीरा इमाम, एरिका रोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो सही आंसर है इसका एरिका रोबिन। बताएं दोस्तों, एरिका रोबिन पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है। पाकिस्तान की कोई महिला पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। और पाकिस्तान के लोगों को तो खुशी होनी चाहिए, जश्न करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इसका विरोध, एरिका रोबिन का विरोध कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो भाई इसको क्यों निकाला आपने? प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल क्यों करा अगर खिलाफ है? और मात्र देखिए, एरिका रोबिन जो है मात्र 24 वर्ष की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है एरिका रोबिन और ये पाकिस्तान की पहली महिला मिस यूनिवर्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्पाइसजेट, इंडिया, इंडिगो, सॉरी, स्पाइसजेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है और इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या होनी चाहिए? देखना थोड़ा चुप रहा है। तो कौन सी बनी है दोस्तों? इंडिगो। इंडिगो कहने का मतलब है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसकी आधिकारिक एयरलाइन इंडिगो बन गई है। और इंडिगो क्या करेगी? हमारे भारतीय क्रिकेटर जहां भी जिस देश में खेलने जाएंगे तो वहां वहां इनको ये ड्रॉप करेगी। कौन? इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, तो इंडिगो एयरलाइंस इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनार ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर? तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो क्या सही होना चाहिए इसका दोस्तों? ब्रिटेन। देखिए हाल ही में ब्रिटेन ने रूस का एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप को जो है ब्रिटेन सरकार ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है ना, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसने ऐसा क्यों करा? ब्रिटेन ने क्यों किया? देखिए आपको पता है कि हाल ही में रूस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा विवाद चला हुआ है और युद्ध चला हुआ है। अभी तो शांति भी नहीं हुई, युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जो वैगनर ग्रुप है ये रूस का एक ऐसा ग्रुप है जो प्राइवेट सेना है। ठीक है, ये रूस की क्या है? ये प्राइवेट सेना है। रूस की प्राइवेट सेना है और इस प्राइवेट सेना ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटेन ने इसको आतंकवादी संगठन करार कर दिया। लेकिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने इस वैगनर ग्रुप का समर्थन किया है। समर्थन क्यों किया? क्योंकि प्राइवेट सेना तो है तो इसके देश की, लेकिन इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस को सहयोग तो किया युद्ध में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आतंकवादी संगठन किसने करा दिया? ब्रिटेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, लता मंगेशकर, शंकर महादेवन, भीमसेन जोशी, अली अकबर खान। तो इसका सही आंसर दोस्तों शंकर महादेवन। शंकर महादेवन को हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अच्छा बात करें शंकर महादेवन को, देखिए 4 बार फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। 4 बार फिल्म अवार्ड मिल चुका है इनको। भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, भारत के कौन है? ये संगीतकार हैं, एक बहुत बड़े गायक हैं शंकर महादेवन। तो इसका सही आंसर क्या है? शंकर महादेवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया है? देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन, ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका दोस्तों? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के शहर सांची में, मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची,
तो सांची में देश की, भारत की पहली सोलर सिटी का निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो वहां के मुख्यमंत्री जानते हो आप कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है राजेंद्र अर्लेकर, मंगू भाई पटेल, आचार्य देवव्रत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होना चाहिए दोस्तों? मंगू भाई छगन भाई पटेल। सही आंसर क्या है इसका? मंगू भाई छगन भाई पटेल। इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, इनको उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया कहां? लंदन में, ब्रिटेन में। ठीक है, उत्कृष्टता पुरस्कार क्या संबंध है इससे, यानी कि मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अच्छे कामों के लिए किसी अधिकारी, किसी प्राधिकारी, किसी राजनेता को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और मंगू भाई छगन भाई जो पटेल हैं वो गुजरात के राज्यपाल हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है? गुजरात के राज्यपाल हैं। तो इन्हीं को ये अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, क्या है? जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने स्वच्छता ही सेवा एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मतलब क्या है? इस अभियान का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं उनके आसपास अगर कहीं कचरा इकट्ठा होता है तो उस कचरे को उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। कचरे को उठाओ और डस्टबिन में उसको डाल दो, यानी कि अपने आसपास स्वच्छता रखनी है, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, डस्टबिन में है, डस्टबिन में डालो। तो ये इन्होंने क्या है? ये इन्होंने एक अभियान जारी किया है। तो दोस्तों, पीयूष गोयल कौन है? भारत सरकार में वाणिज्य मंत्री हैं वर्तमान में। अमित शाह को आप जानते हो, अमित शाह जी कौन है? ये गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भारत के पीएम है। इनको कौन नहीं जानता? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीट आरक्षित करने वाला एक विधेयक पेश किया है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है इसका? गुजरात। गुजरात में देखिए, अभी गुजरात की विधानसभा ने एक ओबीसी के आरक्षण के लिए 27% स्थानीय निकाय सीट आरक्षित की है। कहने का मतलब है कि गुजरात में जो पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पंचायत चुनाव होते हैं या नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, इन सभी चुनाव में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत चुनाव में वहां के ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षित सीट प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो कौन सी कंपनी शामिल हुई है? ऑप्शन है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या टेस्ला। तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों? इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस को हाल ही में टाइम पत्रिका ने द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 घोषित किया है। ठीक है, और उसकी लिस्ट में इसको शामिल किया है। इन्फोसिस जो है ये भारत की आईटी कंपनी है। कैसी कंपनी है? आईटी कंपनी है जो
विद्युत उपकरण बनाती है, विद्युत उपकरण का निर्माण करती है। तो इन्फोसिस को हाल ही में ध्यान रखना, द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 किसको चुना गया? तो इन्फोसिस को चुना गया है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आज का सवाल ये आप लोगों के लिए है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कौन सबसे पहले इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन क्या, देख लीजिए। किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफी मांगी है? तो देखिए पहले सुन लीजिए। हाल ही में एक, इनमें से भूटान हो सकता है, यूक्रेन हो सकता है, चीन हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, इस देश के किसी एक देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी जो काली माता होती है उसकी एक आपत्तिजनक तस्वीर ट्विटर पे पोस्ट की थी। उसके लिए अब उस रक्षा मंत्रालय ने माफी मांगी है ट्वीट करके। तो किस देश के रक्षा मंत्रालय ने, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। फिर लेकर आऊंगा एक करंट अफेयर, इससे भी शानदार, इससे भी बेहतरीन एक सेशन। चलिए आज के लिए इतने काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।